तो टॉपिक है हम लोग का आज का मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल स्वामित्व के गुण या लाभ भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी पर्सन का कुछ उसमें गुण भी देखने को मिलता है मेरिट्स, तो कुछ डिमेरिट्स भी देखने को मिलता है। दोनों होते हैं, कुछ मेरिट्स है तो कुछ डिमेरिट्स भी होता है। ये तो सबको पता होगा। हम यस लोग के सर। अंदर ही कुछ ना कुछ मेरिट्स है तो कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी है। तो उसी तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का भी अपना कुछ मेरिट्स है, कुछ डिमेरिट्स है। उसी को हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा मेरिट्स का, वो है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, आसान गठन और समापन। कहने का मतलब है कि इस बिजनेस को हम लोग आसानी से स्थापित भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। कारण क्या है, किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज का नीड नहीं होता है इसमें, ना किसी स्पेसिफिक लॉ का। एक इंडिविजुअल पर्सन है, देख रहे हो, ये क्या करता है भाई, अपना पैसा लगाता है, इसका खुद का कैपिटल होता है। तो कैपिटल ये कहाँ से लाते हैं, तो कैपिटल इनका खुद का होगा, सेविंग्स जो भी बचत। और कहाँ से ला सकते हैं, रिलेटिव से ले सकते हैं। और कहाँ से ला सकते हैं, फ्रेंड से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं। ये सबको पता होगा। तो इनको अपना पैसा लगाना है, किसी तरह का लीगल फॉर्मेलिटीज़ का नीड नहीं होता है, तो आसानी से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं आसानी से। इनको बिजनेस चलाने का मन नहीं कर रहा, तो जब चाहे ये अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा कि क्यों क्लोज कर रहे हैं। तो क्लोज किस किस केस में किया जा सकता है, मान लेते हैं कंटिन्यूअस क्या हो रहा, बिजनेस में लॉस हो रहा, बंद कर सकते हैं। मन नहीं हो रहा बिजनेस चलाने का, बंद कर सकते हैं। ठीक, तो मेनली क्या है, ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन बी इजीली स्टार्टेड एंड डिसॉल्व्ड एनी टाइम विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। फिर नेक्स्ट बात क्या याद रखना है, नॉट गवर्नड बाय एनी स्पेसिफिक लॉ, किसी तरह का स्पेसिफिक लॉ इसमें कोई कानून नहीं है। नाउ नंबर 2, प्रॉम्प्ट डिसीजन, जिसको हम लोग कहते हैं शीघ्र निर्णय या क्विक डिसीजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये क्या है, क्यों कह रहे हैं हम लोग क्विक डिसीजन? डिसीजन कौन लेगा बिजनेस से रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन कौन लेगा? ये जो पर्सन है वही लेगा। इसी पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, ओनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का मालिक है ना जी। अब बिजनेस का मालिक ये है, पैसा ये लगाया है, तो डिसीजन भी सारा इसी का होगा, किसी से पूछना तो नहीं है। यानी कि किसी से हम क्वेश्चन करने जाएंगे भाई कि हाँ ऐसा डिसीजन ले ना ले, तो ऐसा इसमें कोई चक्कर नहीं होता। बिजनेसमैन जो होता है वो तुरंत डिसीजन लेता है, क्योंकि बिजनेस का सारा कर्ता धर्ता ओनर ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखते हो क्या लिखता है, ए सोल ट्रेडर रन्स द एंटायर ट्रेड सिंगल हैंड एंड ही डज नॉट नीड टू कंसल्ट एनीबडी। पैसा मेरा है, हम कुछ भी करें, किसी को क्या मतलब। तो किसी से कंसल्ट करने का कोई नीड नहीं होता। हेंस ही बेनिफिट्स हिज बिजनेस बाय टेकिंग क्विक डिसीजन। तो उसका लाभ मिलता है इसको कि अकेला व्यक्ति है तो आसानी से डिसीजन लेता है। घर में अकेले हो तुम, कोई नहीं है, तो क्या बनाना है क्या खाना है किसी से पूछने का नीड नहीं है। हमको जो मन करेगा हम वो करेंगे भाई, जो बनाने का मन है वो बनाए वो खाएं।
उसी तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप में भी देखने को मिलता है। बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन क्यों कह रहे हैं हम लोग? डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन है क्या? बोलो ना, मोटिवेशन क्या होता है? जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अभिप्रेरणा। अगर मान लो कोई काम हम अगर पूरे ऑनेस्टी के साथ करते हैं तो पूरा उसका एडवांटेज किसको मिलेगा? हमको मिलेगा ना। पूरा का पूरा फायदा तो यस हमको मिलेगा, किसी अदर पर्सन को यस तो सर। नहीं मिलेगा। तो यहाँ नो पर सर। बिजनेस नो। का मालिक तो एक ही ना है, दो चार तो नहीं है। नो। दो चार बिजनेस के मालिक तो नहीं है, दो चार ओनर तो नहीं है, एक ही ओनर है। देखो यहाँ पर एक ही ओनर है, जो फिगर में हम इसलिए दिखाया गया, एक ओनर, एक ही मालिक है। तो जितना भी ये परिश्रम करे बिजनेस में, जितना भी लेबर करे, जितना एफर्ट अपना लगा दे, सारा का सारा क्रेडिट किसको मिलेगा? ऑनर को। सारा का सारा क्रेडिट, सारा का सारा बेनिफिट ओनर को मिलेगा। द फैक्ट दैट वट एवर प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हो, ही अर्न्स विल गो टू हिज पॉकेट, इसी के पॉकेट में जाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लेगा, सारा का सारा इसका पॉकेट में चला जाएगा पैसा। इसीलिए ये मोटिवेट रहेगा हमेशा कि हम अपने बिजनेस के लिए अच्छे ढंग से काम करें, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा काम करें, पूरा मोटिवेटेड होगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा तो हमें ही आने वाला है भाई। चलो नेक्स्ट, इकोनॉमी इन मैनेजमेंट क्यों कह रहे हैं? क्या कारण है इकोनॉमी इन मैनेजमेंट कहने का? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस को मैनेज करना, ताकि हमारा बिजनेस क्या हो सके, अच्छे से ग्रो करे, अच्छे से चले। जैसे हम लोग एज ए स्टूडेंट अपने लाइफ के जितने भी टाइम होते हैं, सभी के पास 24 आवर्स है। 24 आवर्स को जितना अच्छे से जो मैनेज करेगा, इन फ्यूचर उतना सक्सेस करेगा वो। यस सर। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखता है इकोनॉमी इन मैनेजमेंट। क्यों लिख रहा है, क्या कारण है? इकोनॉमी बोलता है, इकोनॉमी का मतलब सस्ता, मैनेजमेंट किफ़ायती होता है, प्रबंध किफ़ायती होता है। अब क्या प्रबंध करने के लिए बाहर से किसी पर्सन को रख रहा है? क्या मालिक खुद ले रहा है, ओनर खुद डिसीजन ले रहा है, किसी से कंसल्ट नहीं कर रहा, कोई स्पेशल स्किल्ड वाले बंदे को नहीं रख रहा है हायर करके, उसको सैलरी देने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा। इसके पास जितना कैपेसिटी है, जितना एफिशिएंसी है, वो सारा एफिशिएंसी अपने बिजनेस में लगा रहा। जितना अच्छे ढंग से ये मैनेजमेंट कर सकता है वो मैनेजमेंट कर रहा है अपने बिजनेस के लिए। और जहाँ जहाँ देखा जाता है कि ज़्यादा पैसा हमारा चला जा रहा है, बेकार का पैसा चला जा रहा है, वो सारे जगह पे वो डिसीजन नहीं लेगा, वो बैक होगा कि नहीं कि ये जगह हमारा बेकार का पैसा चला जा रहा है, हम डिसीजन को से बैक हो जाएंगे। एक डिसीजन के लिए 2-4 बार 5 बार सोचेगा। लेकिन वहीं अगर किसी बिजनेस में एक मैनेजर है, तो मैनेजर है तो वो खुद के बिजनेस के लिए तो डिसीजन नहीं लेता। अरे हमारा पैसा थोड़े जा रहा है, मैनेजर सोचेगा, वो तो हमारा मालिक का पैसा जा रहा है, चलो थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट भी हो जाएगा तो क्या दिक्कत। लेकिन यहाँ पर मालिक मैनेजमेंट खुद कर रहा, ओनर मैनेजमेंट खुद कर रहा। इसीलिए जहाँ भी देखेगा मैनेज यहाँ पे ओनर कि हमारा पैसा थोड़ा भी बेकार जा रहा, इससे मेरे को बेनिफिट होना नहीं है, तो वो डिसीजन बैक ले लेगा, उस तरह का डिसीजन नहीं लेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं इकोनॉमी इन मैनेजमेंट, किफ़ायती प्रबंध देखने को मिलता है। किसमें? तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में। एज द सोल प्रोप्राइटर ओन्स, कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द बिजनेस अफेयर्स हिमसेल्फ। देख रहे हो, कंट्रोल भी मैनेज भी बिजनेस का अफेयर को, बिजनेस के एक्टिविटीज़ को खुद करता है, जिसके कारण से
इकोनॉमी इन ऑपरेशन देखने को मिलता है। जो ओनर होता है वही सुपरवाइज करता है ऑल द एक्टिविटीज हिमसेल्फ, सारा एक्टिविटीज को खुद करता है और ट्राई करता है कि मिनिमाइज कर दे ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेस्टेज, जितना भी वेस्टेज हमारा बेकार का पैसा जाता है उसको कम करता है। कौन? तो ओनर। इसलिए ओनर। कहा गया इकोनॉमी इन मैनेजमेंट। एनी डाउट? यहाँ नो तक सर। किसी को कोई डाउट? नो। Yeah. नो नेक्स्ट सर। टॉपिक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीमेट रिलेशंस विथ कस्टमर्स, ग्राहकों के साथ सीधा संबंध। मान लो अगर हमारा खुद का बिजनेस है, अगर हमारा खुद का बिजनेस है तो क्या ग्राहकों से कैसे हम ट्रीट करेंगे? ग्राहक अच्छे से अच्छे ढंग से ट्रीट करेंगे। अगर हम दूसरे के कंपनी में काम कर रहे हैं, दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा ना थोड़ा चेंज आ जाता है, कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। यस सर। ये तो श्योर है, वहाँ तो कुछ ना कुछ। तो हम अपने ग्राहकों से क्या अच्छे से पेश आएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो ये ओनर है इसका खुद का बिजनेस है, तो अपने कस्टमर से ये अच्छे से पेश आएगा, ताकि कस्टमर है तभी तो बिजनेस है। अगर कस्टमर नहीं होगा तो बिजनेस होगा? नो सर। बिजनेस को क्रिएट कौन कर रहा है? बिजनेस कस्टमर। बिजनेस हम कर रहे हैं क्रिएट करने के लिए कस्टमर, तो कस्टमर से हमको रिलेशन अच्छा बनाकर रखना पड़ेगा, कस्टमर के टेस्ट को समझना पड़ेगा, कस्टमर का डिमांड क्या है वो समझना पड़ेगा, और कस्टमर के साथ हम अच्छे से ट्रीट करेंगे, अच्छे से पेश आएंगे, तो इसका बेनिफिट सीधा सीधा हमारे बिजनेस को मिलेगा, बिजनेस हमारा ग्रो करेगा। तो इसीलिए कहता है इंटीमेट रिलेशंस विथ कस्टमर्स, ग्राहकों के साथ सीधा संबंध। ए सोल प्रोप्राइटर मेंटेन डायरेक्ट रिलेशन with the customers, therefore he can give personal attention to the taste, performance and demand of the customers. It helps in increasing the sale and reputation of his business. कभी ध्यान दियोगे, तुम लोग ही जाते हो शॉपिंग करने के लिए और किसी दुकान में गए, ट्रीट अच्छे से नहीं किया तो दोबारा जाना पसंद नहीं करोगे। लेकिन एक शॉप पे गए हैं हम, वहाँ पे मेरे साथ ट्रीट अच्छे ढंग से किया जा रहा, तो वहाँ पे ही हम जाना चाहते हैं। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का ये बेनिफिट है कि जो ओनर होता है उसका ग्राहक के साथ, कस्टमर्स के साथ सीधा संबंध होता है, जिसका बेनिफिट सीधा सीधा बिजनेस को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस सीक्रेसी, व्यवसायिक गोपनीयता का लाभ। व्यवसायिक गोपनीयता का लाभ, गोपनीयता का मतलब क्या होता है, सीक्रेसी का मतलब है क्या, ये बताओ। सीक्रेसी का मतलब क्या होता है? सर प्राइवेट शायद। सीक्रेसी गोपनीयता, जैसे हमारे कंट्री का बहुत सारे बात को सीक्रेट रखा जाता है कि नहीं। जैसे हमारा कुछ पर्सनल बात होता है, अपने फ्रेंड्स से हम डिस्कस करते हैं और फ्रेंड्स को बोलते हैं भाई सीक्रेट रखना, ये हमारे और तुम्हारे बीच का बात रहेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो सोल ट्रेड में ये बिजनेसमैन है, जो प्रोप्राइटर है, इसके दिमाग में कुछ आइडिया आ गया भाई, नया आइडियाज आया। आज के टाइम में पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है मार्केट में। अगर हम सही तरह से अपने बिजनेस को मैनेज नहीं करते हैं तो हमारा बिजनेस डूब सकता है। जी सर। तो बिजनेसमैन के दिमाग में एक बड़ा अच्छा आइडिया आया, तो आइडिया क्या कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में तो नेवर, नहीं जाएगा। लेकिन अगर कंपनी के केस में हो तो चला जाएगा।
पार्टनरशिप बिजनेस हो तो चला जाएगा। कैसे? अगर पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी डिसीजन होता है सारे पार्टनर्स मिलकर लेते हैं, कंपनी के केस में जो भी डिसीजन होता है मैनेजमेंट में जितने लोग होते हैं सबको मिलकर लेते हैं, तो सबके बीच में आइडिया शेयर हो गया, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो आइडियाज़ था अच्छा आइडिया, या भाई मार्केट में भी उस तरह का आइडिया नहीं है, हम उस तरीके से बिजनेस को करना चाह रहे हैं, उस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो शेयर होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कंपनी और पार्टनरशिप और अदर बिजनेस के केस में। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई मालिक तो अकेला है, वो जब तक नहीं चाहेगा उसके मन का कोई बात जान सकता है? नो सर। कभी नहीं जान सकता। तो इसीलिए यहाँ पे बेनिफिट्स मिल जाता है बिजनेस सीक्रेसी का। मालिक चाह रहा है हम अपने बिजनेस को क्या करें, एक्सपेंड कर दें, और बहुत अच्छा उसके पास आइडियाज है भाई, प्लानिंग है, तो प्लानिंग जब तक मालिक खुद ना चाहे उससे कोई नहीं ले सकता। इसलिए कहता है इफ़ अ सोल ट्रेडर इज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग द साइज ऑफ हिज बिजनेस, दिस थाउट विल रिमेन कन्फाइंड टू हिम, उन्हीं तक रहेगा, टिल ही गिव्स इट अ प्रैक्टिकल शेप एंड द कॉम्पिटिटर्स विल नॉट कम टू नो अबाउट इट। कॉम्पिटिटर कभी नहीं जान सकते हैं। चलो बोलो यहाँ तक, एनी डाउट? नो सर। नो सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हो पर्सनल कंट्रोल, व्यक्तिगत नियंत्रण। बिजनेस पे किसका कंट्रोल जी? यही व्यक्ति का होगा ना, मालिक यही, हाँ सर। कंट्रोल इसी का। तुम्हारे फैमिली पे कंट्रोल किसका? जो हेड होंगे वो दादा होंगे तो दादा का कंट्रोल होगा, पापा होंगे तो पापा का कंट्रोल होगा, जो हेड होंगे उनका कंट्रोल होगा कि नहीं? अगर घर में हाँ अकेले सर। हम पड़े हैं तो हमारा कंट्रोल भाई पूरा एंजॉय करेंगे अकेले हम, कोई बोलने वाला नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पर पर्सनल कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर, किसका? ओनर का, मालिक का। एकदम ध्यान रखोगे। अगर मालिक कंट्रोल बनाकर नहीं रखेगा तो बिजनेस डूब सकता है। घर पे अगर पापा दादा जो भी हेड हैं वो कंट्रोल बनाकर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? घर के लोग डाइवर्ट हो सकते हैं। तो डाइवर्ट होने से बचाने के लिए ही कंट्रोल बना के रखना पड़ता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि द सोल ट्रेडर हैज अ कंप्लीट कंट्रोल over the business because he is the only owner and the master of everything. All the employees are under his control and nobody can afford to be careless his work. मान लो सपोज यहाँ पर ये कुछ एम्प्लॉई का रखे हैं हेल्प के लिए, अपना कुछ कर्मचारी को हायर करके रखे हैं भाई कि थोड़ा सा हमारा हेल्प होगा, तो एम्प्लॉई के ऊपर भी कंट्रोल होगा पूरा का पूरा, किसका? ओनर का, मालिक का ही कंट्रोल होगा ना। हाँ सर। तो ये एडवांटेज देखने को मिलता है सोल ट्रेड में। नेक्स्ट, टैक्स एडवांटेज। टैक्स तो सब कुछ समझते होगे, जो कि गवर्नमेंट को देना पड़ता है, हर इंडिविजुअल को। दो तरह का टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर भी एक बिजनेसमैन को भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो कंपनी और अदर बिजनेस के केस में ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में मालिक को टैक्स में क्या मिलता है भाई? मिनिमम टैक्स बर्डन होता है, मिनिमम टैक्स बर्डन, ज़्यादा नहीं। तो मिनिमम टैक्स बर्डन कहने का मतलब जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन टैक्स पे करते हैं ना, उसी तरीके से टैक्स पे करना पड़ता है सोल प्रोप्राइटरशिप में।
तो मिनिमम टैक्स बर्डन यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये भी एडवांटेज है कि हमको टैक्स कम पे करना पड़ रहा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एंजॉय द मिनिमम टैक्स बर्डन एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। कंपनी में देखोगे ज़्यादा के टैक्स पे करना पड़ता है, पार्टनरशिप में। तो सोल ट्रेडर इज टैक्स एज इंडिविजुअल, एकदम याद रखोगे। सोल ट्रेडर टैक्स पे करता है एक इंडिविजुअल के समान, नॉट एज ए बिजनेसमैन यूनिट सेपरेटली। टैक्स बर्डन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। देखो टैक्स बर्डन इज मैक्सिमम कब होगा, जब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है हमारा, तब। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को हम लोग कंपनी के नेम से भी जानते हैं। तो मिला ना, फ़ायदा तो मिला ना, टैक्स का एडवांटेज तो मिला सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। बोलो एडवांटेज में कोई डाउट कि नहीं को? नो सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल स्वामित्व के अवगुण या सीमाएं। चलो इसमें डिस्कशन करते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट, लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल। क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है जी, क्यों कहा जा रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल, कोई बताएगा? कैपिटल कौन लगाता है बिजनेस में? कैपिटल कौन Owner। लगाता है? ओनर लगाता है, मालिक लगाता है। तो ये अपना जो भी इसके पास फाइनेंस होगा, ओन फाइनेंस, ठीक, और बैंक से ले सकता है, जो ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे, रिलेटिव से ले सकता Yes, sir। है, फ्रेंड से ले सकता है। फ्रेंड से ले सकता है। लेकिन मान लो सपोज एक बड़ा पुअर पर्सन है, वो तुम्हारे पास आता है, बोलता है भैया 1 लाख रुपए दीजिए ना, तो क्या दे दोगे तुम? अगर हम पैसा Yes। अपने फ्रेंड्स को भी देते हैं तो ये देखते हुए देते हैं कि क्या हमारा फ्रेंड्स पैसा लौटा सकता है कि नहीं, उसका कैपेसिटी देखते हाँ हैं, सर। लौटा सकता है Yes, कि नहीं, sir। तभी देते हैं पैसा, अदरवाइज नहीं देते हैं। तो यहाँ भी एक अकेला व्यक्ति है, तो उसका कितना कैपेसिटी है, वो कितना बैंक उसको दे सकती है। बैंक भी इसी थोड़ी पैसा दे देगी। एक व्यक्ति चला गया, अब बैंक वाला को बोला बैंक भैया पैसा दीजिए हमको, दे देगा क्या? नहीं, बैंक देगा, बैंक पहले चेक करेगा Yes, sir। उसका क्या कैपेसिटी है, उसकी के अकॉर्डिंग उसको पैसा दिया जाएगा। रिलेटिव्स भी देंगे तो देख कर ही देंगे। जैसे तुम्हारे यहाँ एक गेस्ट आता है अभी, तो गेस्ट को भी देख करके उसको चाय पिलाते हो, नाश्ता करवाते हो। अगर गेस्ट ढंग का आया, थोड़ा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था करते हो। एक थोड़ा सा पुअर टाइप का फैमिली से आया है तो उसके लिए केवल चाय, और बड़ा पुअर से आया तो उसको चाय भी नहीं पूछते हो, बैठने के लिए भी नहीं बोलते होगे। तो उसी तरीके से यहाँ भी जब एक अकेला व्यक्ति ही क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसके पास लिमिटेड संसाधन होंगे, लिमिटेड कैपिटल होंगे कह सकते हैं, क्योंकि उनका जो कैपेसिटी होगा उन्हीं के अकॉर्डिंग उसको पैसा दिया जाएगा, बैंक देगा, रिलेटिव्स देगा, या जो भी। तो यहाँ लिखता है द रिसोर्सेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड एज रिगार्ड्स कैपिटल ही हैज़ टू रिलाई आइदर ऑन हिज इंडिविजुअल सेविंग्स, अपना व्यक्तिगत सेविंग्स जो उनका होगा वो लगा सकते हैं, और ऑन द फंड्स। तो फंड्स कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, तो ये तो बैंक, दूसरा रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं जो पैसा पे करती होगी। इसीलिए यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज देखने को मिलता है, इसीलिए इसको डिमेरिट्स में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। हर व्यक्ति सब काम कर सकता है जी? नो सर। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। ये अकेला व्यक्ति है, मैनेजमेंट इसी को करना है, तो एक स्किल्ड मैनेजर जो मैनेजमेंट का कोर्स करके आया वो मैनेजमेंट करेगा, और एक
जनरल पर्सन मैनेजमेंट करेगा तो दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस पक्का सर। बात है, होगा भाई। एक ट्रेंड है, एक अनट्रेंड है, तो दोनों में तो अंतर देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, यहाँ पे सीमित प्रबंधकीय क्षमता देखने को मिलता है। कारण तो कहता है एन इंडिविजुअल हाउएवर बिग ही मे बी is not likely to have necessary skills regarding all aspects of the business, so he cannot effectively manage and control everything. इफेक्टिवली सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वगुण संपन्न कोई व्यक्ति नहीं होता। हर तरीके से नॉलेज हर सेक्टर का एक व्यक्ति नहीं रखता। तो इसीलिए यहाँ पे लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी देखने को मिलेगा। बोलो, कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, असीमित दायित्व। क्यों कह रहे हैं असीमित दायित्व भाई? अकेले घर पे रहोगे तो क्या होगा? सारा लोड हमारे पास आ जाएगा। सारा का सारा लोड हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल सही है, एक व्यक्ति के पास आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे थोड़े दोस्त लोग को लेकर आया है, अपने फ्रेंड्स को लेकर आया, बोला बिजनेस करो, वो तो पार्टनरशिप हो जाएगा। फिर सोल प्रोप्राइटरशिप कहाँ कहलाया? जी सर। सारा का सारा पैसा तो यही व्यक्ति लगाया भाई। बिजनेस नहीं चलेगा, लॉस होगा, पैसा डूबेगा, तो इसी का डूबेगा। तो डूबेगा तो क्या फ्रेंड्स छोड़ देगा, पैसा नहीं लेगा? इसको बोलेगा अपना जो घर है भाई, हाउस है जो तुम्हारा, उसको बेचो और पैसा दो हमको, लेकिन दो। बैंक भी बोलेगा, रिलेटिव्स भी बोलेंगे, छोड़ नहीं देंगे पैसा कोई। तो इसीलिए कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मान लेते हैं ये ट्रेड करते हैं, तो सामान मार्केट से लाना, बेचना, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर का होता है। इसलिए कहा गया अनलिमिटेड लायबिलिटी। द क्रेडिटर्स कैन रिकवर देयर लोन अमाउंट नॉट ओनली from the properties of the business but also from his personal properties। देख रहे हो ना, लिख दिया। so his liability is unlimited। नेक्स्ट पॉइंट, हैस्टी डिसीजन, जल्दबाजी में फैसला। अगर मान लो हम लोग डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं किसी चीज़ का, तो होता है कि नहीं, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। प्रोबेबिलिटी है ना नुकसान होने का। कोई भी डिसीजन लेना है तो सोच समझ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी डिमेरिट्स होता है। ये ओनर अकेले है, इसको किसी से पूछना नहीं है, जो डिसीजन लेगा खुद से ले लेगा, तो जिसके कारण कभी कभी इसको लॉस भी हो जाता है अपने डिसीजन में। इसलिए यहाँ पर लिखता है द सोल प्रोप्राइटर हैज टू कंसल्ट नन, किसी से कंसल्ट नहीं करता। He is likely to take hasty decision, जल्द निर्णय लेता। Any decision taken in haste may endanger the existence of sole proprietorship। कभी कभी इसका जल्द निर्णय लेना बिजनेस को नुकसान भी पहुंचा देता है, उसके अस्तित्व को खतरा में डाल देता है। इसलिए कहा जाता है देयर इज एन ओल्ड सेइंग, कहा गया है हैस्ट मेक्स वेस्ट। अगर जल्दी में निर्णय लेंगे तो हमको नुकसान भी होता है। नेक्स्ट है टेम्पररी एग्जिस्टेंस, अस्थायी अस्तित्व। क्यों कह रहे हैं अस्थायी अस्तित्व? कहने का क्या मीनिंग है यहाँ पर? देखो सिंपल सा बात, अकेले बिजनेस को बेचारा ये रन कर रहा है ना, अकेला बिजनेस को रन कर रहा है, अकेला बिजनेस को चला रहा है। और मान लो इनका डेथ हो जाता है किसी कारणवश, तो क्या होगा? बोलो, बिजनेस बंद होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, बंद हो जाएगा, बिजनेस क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया टेम्पररी एग्जिस्टेंस। अगर मान लेते हैं ये जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, उनका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, इस केस में भी बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर मान लो
उनके चिल्ड्रन हैं लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसमें हाँ सर। कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता कि हमारा बिजनेस कब बंद हो जाएगा, किसी तरह का फैमिली इशूज हो गया बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये था हमारा मेरिट्स डिमेरिट्स सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। एनी डाउट? नो सर। ओके, थैंक यू।